हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने जो चल रहा था बीएससी की क्लासिकल मैकेनिक्स की बुक, और उसका अपने फर्स्ट यूनिट कर रहे थे। और इसमें जो अपना आज का टॉपिक है वो जो प्रीवियस टॉपिक पिछली वीडियो थी अपने जस्ट उससे आगे वाला और उसी पर ही बेस्ड टॉपिक है ये बिल्कुल। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हुई है 2D, मतलब उसमें क्या था, 2D ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये वाला टॉपिक था। ठीक है, और इसमें क्या है 3D आ गया। बस जो इक्वेशंस अपने उसमें 2D के लिए निकाली थी वही इक्वेशंस अपने को यहाँ पर किसके लिए निकालनी है, 3D में निकालनी है। क्या कर रहे थे अपने टॉपिक को कि दो फ्रेम थे अपने पास और उन दोनों फ्रेम में क्या चीज थी कि एक फ्रेम था वो थीटा एंगल बना रहा था दूसरे से। तो अगर एक में कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, दूसरे में एक्स डैश वाई डैश है, तो एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू अपने एक्स वाई और थीटा की फॉर्म में निकालनी थी। मतलब एक जो फ्रेम के कोऑर्डिनेट या निर्देशांक थे दूसरे फ्रेम के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट की फॉर्म में अपने को निकालना था उसका आंसर। ठीक है, तो एक चीज मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा, देखो कि जो अपने उस दिन इक्वेशन की थी वो वाली इक्वेशन ये वाली थी, यहाँ तक अपने किया था कि ये दोनों इक्वेशंस अपने निकाली हुई थी। ठीक है, 2D के लिए आपको ये वाली जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, तो यहाँ तक निकाल ली थी। एक चीज यहाँ पर ये आ गई थी कि जो यहाँ था, अगर मैं आपको कहूँ इस वाली इक्वेशन में यहाँ पर x cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा, तो अपने को सारी इक्वेशंस कोस में बनानी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, या तो इसका रट्टा लगा लो, याद रख लो। तो ये वाला जो साइन थीटा है यहाँ पर, इस साइन थीटा को मैंने क्या लिख दिया, कोस 90 माइनस थीटा लिख दिया। ठीक है, क्या लिखा, कोस 90 माइनस थीटा। और आप यहाँ पर अगर मैं पीछे आपको डायग्राम में लेके चलूं, जो अपना प्रीवियस डायग्राम था ये रहा। ठीक है, मैंने सेट करके इस डायग्राम को बना दिया है। तो इसमें देखो, अगर मैं 90 माइनस थीटा एंगल की बात करूं यहाँ पर, तो ये वाला एंगल यहाँ पर 90 माइनस थीटा होगा। देखो ये y और फिर O फिर x, ये वाला। ठीक है, ये y व x तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से थीटा ये है, तो ये वाला जो एंगल है यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। और इस एंगल का जो नाम है, इस कोण का जो नाम है वो क्या है आपके पास, वाई ओ एक्स डैश या एक्स डैश ओ वाई। क्या नाम है इसका, एक्स डैश ओ वाई। ठीक है, और एक एंगल मैंने आपको 90 प्लस थीटा बताया था। 90 प्लस थीटा कौन सा है कि 90 डिग्री, तो यहाँ पर ये है ही इतना एंगल, और थीटा ये वाला है इससे आगे। तो यानी y डैश ओ एक्स, जो y डैश ओ एक्स है, y डैश ओ एक्स ये आपका 90 प्लस थीटा की इक्वल आ जाता है। y डैश ओ एक्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, और थीटा एंगल मैंने आपको बताए हुए हैं कि थीटा एंगल यहाँ पर कौन कौन से हैं, आप देख लो। थीटा यहाँ पर दो एंगल हैं। ठीक है, दो एंगल थीटा कौन कौन से हैं, एक तो मैंने यहाँ पर आपको नाम बताया हुआ वाई डैश ओ वाई और एक्स डैश ओ एक्स, ये दोनों कितने हैं, थीटा है। तो ये तीन एंगल आपको याद रखने हैं, इन तीनों के नाम आगे मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो वो नाम उस दिन रह गए थे, आज की वीडियो में मैंने लिख दिया है। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपने। हाँ, ये वाली इक्वेशन थी। तो यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर ये साइड में ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है आपके सामने, ये देखो थीटा 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, इन तीनों के नाम लिखे हुए हैं मैंने। ठीक है, तो ये वाले जो एंगल थे कोस में, थीटा 90 माइनस थीटा, ये 90 प्लस थीटा, ये वाला थीटा, तो जो y वाली इक्वेशन में उसमें y ओ y डैश लिख दिया थीटा को, और x वाली इक्वेशन में x ओ x डैश लिख दिया थीटा को, और 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा ये तो आ ही जाएंगे। तो ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। अतः ऊपर दी गई समीकरणें द्विविम में निर्देशांक रूपांतरण को दर्शाती हैं। सो द अबव इक्वेशन शोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन 2D। ठीक है, 2D में ये दिखाती हैं। अब अगर यही चीज मैं 3D में लिखना चाहूं, यही चीज अगर मैं क्या करूं 3D में लिखना चाहूं, तो देखो 3D में अगर इसी इक्वेशंस को, ये जो ऊपर इक्वेशंस हैं, इनको मैं 3D में लिखता हूं, तो जो x वाली इक्वेशन बनेगी, x वाली इक्वेशन 3D में मतलब क्या है कि यहां पर z एक्सिस और आ जाएगा। ठीक है, देखो एक चीज आप याद रखो कि फिजिक्स में कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो डायरेक्टली अपने डेरिवेशन उनका बहुत ही मुश्किल होता है। अगर अपने 3D में इसका डेरिवेशन करना चाहें तो बहुत ही मुश्किल होगा, और ना ही 3D को अपने इतना देख सकते हैं।
तो अपने क्या किया कि 2D में जो वैल्यू अपने पास आई है उस 2D वाली वैल्यू को एक्सपेंड कर दिया, उसको बढ़ा के 3D के लिए लिख दिया। ऐसे अपने लिख सकते हैं, इसको सममिति से लिखना कहते हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखना इसको बोलते हैं। ठीक है भी दो चीजें अगर मान लो 2D में दो चीजें आ रही है आपके पास, तो 3D वाली चीज को ऐड करने पर बिल्कुल उसी यानी कि अपने रेशो में या उसी अपने क्रम में उसको लिखें तो वो सिमेट्री अपने बोल देते हैं, सममिति बोल देते हैं। तो मैं x डैश की इक्वेशन लिख रहा हूं यहां पर, देखो अगर 3D हो तो बस z एक्सिस और आ जाएगा, x कोस x डैश ox, ठीक है, और प्लस में y कोस x डैश oy, ठीक है। और अब आप इतना तो आप सियाने हो ही, इतने इंटेलिजेंट तो हो ही, अगर z के लिए मैं ये वाली इक्वेशन लिखना चाहूं तो आप z के एंगल कौन सा लिखोगे, देखो x डैश और o तो सभी में सेम आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या बन जाएगा, z बन जाएगा। समझ आई बात। तो 3D में एक इक्वेशन तो ये हो गई, और इस इक्वेशन को काट के मैं ले जाता हूं अगले पेज पर। क्या करता हूं, अगले पेज पर इस इक्वेशन को यहां से काट कर मैं ले जाता हूं, तो और वहां पर अपने क्या करेंगे, x डैश की इक्वेशन लिख लिया, अब y डैश और z डैश की इक्वेशन और लिखेंगे वहां पर। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक भी है आज का। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक था, ठीक है, ठीक है, तो इसको जूम कर देता हूं मैं, ये रहा। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं 3D में। तो पहले मैं टॉपिक का नाम लिख दूं यहां पर, 3D में जो अपने आज इक्वेशंस लिखने जा रहे हैं। ठीक है, पूरे टॉपिक का नाम तो आपको लिखा ही हुआ है, मैंने स्टार्टिंग में बताया ही था। तो यहां पर अपने क्या कर देते हैं बच्चों, वो वाली इक्वेशन ले आते हैं जो इक्वेशन यहां पर आपने पीछे वाली लिखी हुई थी। ठीक है, नहीं आ रही है यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, अपने यहाँ पर इक्वेशन लिख देते हैं। एक्स डैश इज इक्वल टू क्या था, एक्स कोस एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस एक्स डैश ओ वाई, और प्लस में जेड कोस एक्स डैश ओ जेड। ये इक्वेशन थी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर वाई डैश के लिए ये वाली इक्वेशन लिखूं मैं, एक्स कोस वाई डैश ओ एक्स आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर y कोस क्या आ जाएगा, y डैश ओ y आ जाएगा, बड़ा y आएगा यहाँ पर, और प्लस में z कोस y डैश ओ z आ जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से z डैश के लिए लिखूं तो ये आ जाएगा x कोस z डैश ओ x। ठीक है, और साथ में y कोस z डैश ओ y, और प्लस में क्या आ जाएगा, z कोस z डैश ओ जेड। ये किससे लिखी है अपनी इक्वेशंस, इसको बोल देते हैं सममिति। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, सममिति बोलेंगे हिंदी में तो, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको सिमेट्री से। ठीक है, सिमेट्री से अपने ये वाली इक्वेशंस लिखी हुई हैं, तो सममिति से इक्वेशन लिख ली अपने। अब बात आती है इनको एक अलग फॉर्म देने की। ठीक है, अब वो क्या चीज आती है वो देखो आपको एक चीज तो पता है कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं जैसे कोस 45 डिग्री, ठीक है, कोस की कोई भी वैल्यू निकालो, कोस 30 डिग्री, कोस 90 डिग्री। ठीक है, सारी वैल्यूज क्या आती हैं, कोस 145 1/√2 होता है। ठीक है, ये वाली वैल्यू कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। कोस 90 आपके पास कितना होता है, 0 आ जाता है। तो ये सारी वैल्यूज क्या आ रही हैं आपके पास, कांस्टेंट आ रही हैं। कोस की वैल्यूज सारी क्या होती हैं, कांस्टेंट, मतलब कोस के अंदर कोई भी एंगल है तो ये एंगल ही है। तो जो ये कोस वाली जितनी भी वैल्यूज है, मतलब एंगल्स की या कोणों के जितने भी मान हैं, वो सारे यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो अपने क्या करते हैं कि कांस्टेंट के लिए एक यहां पर अपने सिंबल यूज करते हैं, और वो सिंबल्स अपने को आगे काम देंगे। जो न्यूमेरिकल्स हैं वहां पर भी ये सिंबल्स काम देते हैं, और बाकी भी बहुत जगह काम आते हैं ये वाले जो सिंबल्स होते हैं आपके पास। अरे क्या हो रहा है आज, हाँ इसको मिटाते हैं। हाँ, तो देखो जो यहाँ पर आपके पास कोस आ रहे हैं, ठीक है, ये वाला कोस एक्स डैश ओ एक्स है, जैसे कोस एक्स डैश ओ एक्स है।
या फिर जो यहाँ पर आ रहा है कोस एक्स डैश ओ वाई है, ठीक है, और जो कोस एक्स डैश ओ जेड है आपके पास, ये सारे कांस्टेंट है। और बाकी तीन तो ये हो गए। मैं एक बार ओनली कौन से ले रहा हूँ, एक्स वाले ले रहा हूँ, क्योंकि वाई और जेड वाले अपने जब एक्स वाले अपने डिफाइन कर लिए कांस्टेंट, तो वाई और जेड वाले भी डिफाइन अपने आराम से कर सकते हैं। तो एक बार कोस को लेके चल रहा हूं मैं, एक्स वालों को लेके। तो देखो ये वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, ये भी कांस्टेंट होगी, तीनों कांस्टेंट होगी। तो इन कांस्टेंट को जो अपने नाम दिया है यहां पर, इसको बोल देते हैं A11, इसको बोल देते हैं A12 और इसको बोल देते हैं A13, ठीक है। ये अपनी तरफ से कांस्टेंट माने हुए हैं, ये लेट किए हुए हैं, अपनी तरफ से कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यूज मानी हुई हैं कि इसको नाम दे दिया A11, A12 और A13, ठीक है, A11, A12 और A13, A11, A12, A13। तो ये वाली जो वैल्यूज हैं ये आती कैसे हैं कि आपको पता है कि आपके पास दो क्या थे, एक्सिस थे ये वाले। जैसे मान लो कि दो फ्रेम थे एक्स वाई जेड, एक ये वाला फ्रेम था, एस फ्रेम था, और दूसरा ऐसा था, ऐसे ही करके, और उसका वाई एक्सिस ऐसे था, और जेड इसका मान लो मैं यहाँ पर डैश डैश करके दिखा देता हूँ, जेड डैश, एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है। तो अब देखो एक चीज आपको पता होगी कि एक्स डैश जो एक्स फ्रेम है इसके अलोंग जो अगर मैं यहाँ पर यूनिट वेक्टर लूँ तो वो आई कैप आता होता है। क्या आता है, आई कैप, वाई का जी कैप, और जेड का क्या होता है, के कैप होता है, ठीक है। तो अब जब ये डैश वाला फ्रेम है इसके भी तो यूनिट वेक्टर होंगे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के, तो इसके जो यूनिट वेक्टर हैं वो अपने यहाँ पर मानते हैं आई डैश कैप और जे डैश कैप, और तीसरा आ जाएगा यहाँ पर के डैश कैप, ठीक है। और अगर अपने क्या करें, इस सारी कैलकुलेशन को हल करें, मतलब इस 3D वाली को हल करते हैं, अपने सारे का सॉल्यूशन निकालते हैं, तो एक चीज अपने को यहाँ पर ये आती है, ये अपने को डायरेक्टली याद करनी है कि आई कैप और आई डैश कैप का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इस कोस एक्स डैश ओ एक्स के इक्वल आता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये वाला जो एंगल है यहाँ पर थीटा एंगल है, ठीक है, एक्स डैश ओ एक्स एंगल है, तो ये वाला वेक्टर आपका ये वाला वेक्टर है। वैसे भी आपने वेक्टर पढ़े हुए हैं कि अगर ए वेक्टर ऐसे है, यहाँ पर बी वेक्टर ऐसे है, दोनों के बीच थीटा एंगल है, तो इनका जो अपने क्या करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए डॉट बी, तो वो ए बी कोस थीटा के इक्वल आता है। क्या आता होता है, ए बी कोस थीटा की इक्वल। तो यहां पर भी तो दो वेक्टर हैं, जैसे ये वाला वेक्टर यहां पर किसका काम कर रहा है, आई कैप का, और इधर वाला वेक्टर है वो आई डैश कैप का काम कर रहा है, और बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो अपने जो यहां पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई कैप और आई डैश कैप का, ठीक है, आई डैश कैप का, तो देखो यहाँ पर आएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड या परिमाण, फिर आ जाएगा आई डैश कैप का मैग्नीट्यूड, और साथ में कोस थीटा आ जाएगा। तो आई कैप और आई डैश कैप दोनों ही यूनिट वेक्टर हैं, तो इनका तो होता है 1 into 1, और साथ में क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा बच्चों। तो जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो कोस थीटा या कोस एक्स डैश ओ एक्स एंगल के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इस कारण अपने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है आई कैप डॉट आई डैश कैप, ये चीज समझ आ गई, ठीक है। ये यहाँ पर अपने यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो जे कैप डॉट जे डैश कैप के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और इसको लिखना चाहूँ तो ये के कैप डॉट के डैश कैप के इक्वल आ जाएगा। तो ये 1 11 12 13 हो गए। बिल्कुल इसी तरीके से अपने कर सकते हैं कि जो दूसरे वाई वाले हैं उन वाई वालों के लिए भी अपने यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका अगर स्क्रीनशॉट इतने का लेना चाहो भी सर ये कैसे आया, तो वो आप ले सकते हो, या फिर मैं बाद में नोट्स में एडिट करके और इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है ना, ऐड कर ही दूंगा। कई बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या कुछ हो रहा है, हमारे समझ नहीं आ रहा है। तो ये अपने कांस्टेंट लिखे हैं कि जो कोस थीटा की वैल्यू आ रही है यहाँ पर वो अपने A11 लिख दिया, एक 12, A11, 12, 13। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं सारे यहाँ पर वैल्यू लिखूं तो y डैश ओ एक्स है जो यहाँ पर, इसको A21 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेशंस बनेगी वो मैं इक्वेशंस लिख रहा हूं। सिमिलरली जो इक्वेशंस हैं, जो इक्वेशंस अब बनेंगी वो बनेंगी, देखो x डैश इज इक्वल टू A11x A12y, ठीक है।
और A13Z या A13Z। अब y डैश वाली जो बनेगी वो बनेगी A21X A22Y प्लस में A23Z आ जाएगा। और Z डैश वाली जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी A31X A32Y और A33Z आ जाएगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये अपने कर क्यों रहे हैं ऐसा, ठीक है, कर क्यों रहे हैं, तो उनका भी आंसर अभी आने वाला है। पहले मुझे ये बताओ कि इतना समझ में आ गया ना आपके, ठीक है ना। अगर कई बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि ये वाला आई कैप और आई डैश कैप कैसे आया, तो वो मैंने डायग्राम बना के आपको बता दिया, क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर है। जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो आई कैप है वो एस फ्रेम का एक्स डायरेक्शन में क्या है, यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। और आई डैश है जो यहाँ पर वो एस डैश फ्रेम का एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है या इकाई सदिश है, ठीक है। और इन दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा, और उस थीटा को अपने एक्स डैश ओ एक्स लिख रहे हैं यहाँ पर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब मैं इसको देखो, ये इक्वेशंस आ गई हैं 3D में ट्रांसफॉर्मेशन की। समझ आई ना बात आपको। ये इक्वेशंस हैं जो ये तीनों इक्वेशंस, ये क्या आ गई हैं, 3D ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये किसकी हैं, 3D ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की ये क्या आ गई हैं, 3D ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस आ गई हैं, यानी कि त्रिविम रूपांतरण, ठीक है। त्रिविम रूपांतरण हिंदी में इसको बोलेंगे। हिंदी वाले टेंशन मत लो, मैं बाद में नोट्स में ऐड कर दूंगा इनको, एक बार आप समझो ऐसे ही। तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट की आ गई है। अब बात आती है अपने पास कि इसको एक और तरीका है लिखने का, और वो तरीका क्या है, एक नया मेथड है इसको लिखने का। तो अपने इन इक्वेशंस को एक नए मेथड से लिख सकते हैं, और वो मेथड है अपना मैट्रिक्स मेथड। तो ये वाली इक्वेशंस, अगर ऐसी इक्वेशन आप अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो आपने 12वीं क्लास में जो मैट्रिक्स वाली आपकी यूनिट थी, मैट्रिक्स थी, ठीक है, 12th क्लास में मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स थी, तो उसमें ऐसी इक्वेशंस को आपने इस तरीके से लिखा होगा। एक्स डैश यहां पर अपने लिखते हैं वाई डैश, यहां पर लिखते हैं जेड डैश, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर एक मैट्रिक्स बना देते हैं A11 A12 A13, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से A21 A22 और A23 और A31 A32 और A33, ठीक है। और साथ में अपने यहां पर लिखते हैं XYZ, ठीक है। क्योंकि देखो इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि जब अपने दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तीनों इक्वेशंस दोबारा अपने को मिलती हैं, यानी इन दोनों का ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगी। क्योंकि इस रो से इस कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A11X A12Y A13Z, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स का। और जो बच्चे हैं बायो वाले, उन बच्चों को मैं कहता हूं कि इसको डायरेक्ट याद रख लो, भी इसको अपने मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसके न्यूमेरिकल आएंगे तब आपको मैट्रिक्स वाला मल्टीप्लिकेशन भी करवा दूंगा। अब इतना ज़्यादा यानी ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर आपको मल्टीप्लिकेशन मैं ऐसे बताना चाहूँ। तो ये एक फॉर्म है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स है इसका नाम है, एक स्पेशल नाम दिया हुआ है यहाँ पर, इसको बोल देते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोसाइंस। क्या बोल देते हैं इसको, मैट्रिक्स ऑफ कोसाइंस। कोसाइंस यानी कोज्याओं की, कोसाइन यानी कोस है जो, कोस को कोज्या बोलते हैं हिंदी में, कोज्याओं की मैट्रिक्स इसको बोल देते हैं। या एक और नाम है इसका जो ज्यादा चलता है, उसको अपने बोल देते हैं रोटेशनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसे, रोटेशनल मैट्रिक्स इसका एक और नाम है, इसको रोटेशनल मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, यानी घूर्णन मैट्रिक्स, घूर्णन मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है इस मैट्रिक्स को। अब ये यहां पर हो गया है एक चीज कंप्लीट, 3D में वेलोसिटी का ट्रांसफॉर 3D में डिस्प्लेसमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी।
तो देखो वेलोसिटी जो यानी वेगों का रूपांतरण, अगर हिंदी में लिखना चाहें तो वेगों का रूपांतरण। तो देखो वेलोसिटी अगर अपने को निकालनी हो, वेग अपने को निकालना हो, तो अपने बच्चों क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं। तो बिल्कुल अपने इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं यहाँ पर। अगर आज के हिसाब से मैं इन इक्वेशंस को नाम दूं यहाँ पर, तो ये वाली आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये वाली इक्वेशन सेकंड और ये वाली इक्वेशन थर्ड। तो अपने क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन 1, डिफरेंशिएशन सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट ही अपने करेंगे जब वेलोसिटी निकालनी होती है, टी ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है टी के रिस्पेक्ट। तो पहले मैं एक एक्स वाली ले रहा हूं, ठीक है, तो जो ये हो जाएगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और यहां पर आ जाएगा बच्चों A11 A11x A12y और A13z, यही थी। ऊपर देखो आप, A11x A12y और A13z आ जाएगी, तो ये आ गई। अब इसका करना है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करते हैं डी एक्स डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी टी। सबसे पहले A11x का, ठीक है, फिर d बाई डी टी A12x का, 12x का, सॉरी A12y का, जल्दी जल्दी में A12y का, फिर d बाई डी टी A13z का, ये आ जाएगा। A11 A12 और A13 ये तीनों यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो बचेगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी, तो इसको अपने लिखेंगे A11 डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, A12 या A12 डी वाई अपॉन डी टी, और ये आ जाएगा A13 डी जेड अपॉन में डी टी, ठीक है। अब इसको अपने नाम दे रहे हैं यहाँ पर V डैश एक्स, क्योंकि ये x की है, ठीक है, वेलोसिटी। V डैश एक्स इज इक्वल टू A11 Vx A12 Vy डी वाई अपॉन डी टी को, और A13 Vz, ये अपने क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी x डायरेक्शन में। और अब अपने को ऐसे y और z की अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, बस एक वर्ड लिखना है सिमिलरली। हिंदी मीडियम वाले कहोगे तो इसी तरह, यानी इस प्रकार। तो अपने vy डैश की अगर यहाँ पर वैल्यू निकालना चाहे तो वो आ जाएगी A21 Vx, ठीक है, A22 Vy और A23 Vz, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से Vz डैश अगर अपने वेलोसिटी निकालना चाहें तो A31 Vx प्लस A32 Vy और प्लस में A33 Vz, ये शायद मेरे नाम के पीछे आगे होंगे, लास्ट वाले A23 A33 सॉरी नाम के क्या, मेरी फोटो के पीछे आगे होंगे, तो इसका ध्यान रख लेना आप। इसको ऊपर ही कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ये जो तीन इक्वेशंस आ रही हैं, इक्वेशंस 3 सॉरी 3 तो आई गई थी ऊपर, 1 2 3 तो मानी थी, ये इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6, ठीक है। तो इक्वेशन 4 5 और 6 है जो, ये अपने को वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन बता रही हैं। क्या बता रही हैं, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का बता रही हैं। और अगर इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगले पेज पर चलते हैं, वहां पर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। वेलोसिटी को भी अपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इसको मैट्रिक्स फॉर्म। हिंदी मीडियम वाले मैट्रिक्स रूप लिख लेना इसको, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म। तो बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन आ रही है वैसा। अब इसमें क्या हो गया, एक्स वाई जेड की जगह वी एक्स डैश वी वाई डैश वी जेड डैश आ गया, और कुछ भी नहीं चेंज हुआ। बाकी ये वाली सेम है मैट्रिक्स, यहां पर क्या आ जाएगा, वी एक्स वी वाई वी जेड, और यहाँ A11 A12 A13 A21 A22 A23, और यहाँ पर आ रहा है A31 A32 और A33।
ये आ जाएगी। ये वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल आसान है। अब कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर ये सारी इतनी कहानी कर तो रहे हैं, इतने बड़े बड़े फॉर्मूले कर रहे हैं, ये काम कहाँ आएंगे? तो काम अपने जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसके न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे अपने। नहीं, अभी न्यूमेरिकल नहीं, एक टॉपिक और होगा, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। तो जब अपने न्यूमेरिकल करेंगे ना, वहां आप देखना बच्चों कि ये वाले जो फॉर्मूले हैं काम आते हैं अपने। समझ आई बात? तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट जो चीज आती है इसका थर्ड नंबर पर, वो क्या आता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन का अपने ट्रांसफॉर्मेशन लिखें, तो एक्सेलरेशन अगर अपने को निकालना हो तो अपने यहां पर लिखते हैं डिफरेंशिएशन इक्वेशन 4, डिफरेंशिएशन इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू 5 6 भी लिख लो, तीनों का कराएंगे 4 5 6 विद रिस्पेक्ट टू टी। क्योंकि वेलोसिटी वाली इक्वेशंस है, उनका जब अपने क्या करेंगे टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करेंगे तो अपने पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो वेलोसिटी का डी वी एक्स डैश अपॉन में डी टी और इज इक्वल टू A11 डी वी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा। वेलोसिटी आप पीछे देखना, आप अगर आप लिख रहे हो तो A12 डी वी वाई अपॉन डी टी और प्लस में A13 डी वी जेड अपॉन डी टी, ये आ जाएगा। और इसको मैं देखो लिख रहा हूं ए एक्स डैश इज इक्वल टू A11, और देखो यहाँ पर ए अपने सिंबल लिया हुआ है, तो आपकी जो बुक है ना उसमें इस ए को एफ लिखा हुआ उन्होंने, स्मॉल एफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एफ सिंबल ले रहा हूँ। एक्सेलरेशन के लिए कई जगह आपको एफ लिखा हुआ मिलेगा बुक्स में। ठीक है, तो आपकी जो सीबीएच की बुक है उसके अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। तो इसको एफ एक्स लिखा उन्होंने, इसको A12 एफ वाई लिखा है और इसको A13 एफ जेड लिखा है। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी इक्वेशंस हैं, तो आप बाकी इक्वेशंस लिख सकते हो। और यहाँ पर A12 आ जाएगा एफ एक्स, ए क्या आ जाएगा 22 एफ वाई और A23 एफ जेड आ जाएगा। सिमिलरली लिख के, सिमिलरली करके यहाँ पर लिख लेना आप। ठीक है, और यहाँ पर एफ जेड डैश जो आएगा वो A12 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 31 एफ एक्स प्लस A32 एफ वाई प्लस A33 एफ जेड, ये आ जाएगा सारी। तो ये तीनों जो इक्वेशंस है ये किसको शो करती हैं? एक्सेलरेशन को शो करती हैं। समझ आई बात? तो तीन इक्वेशंस अपने वेलोसिटी की निकाली थी, तीन इक्वेशंस आगे किसकी आ गई? एक्सेलरेशन की आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस दिया हुआ है, वो अपने करते हैं स्पेशल केस। ठीक है, हिंदी में विशेष स्थिति। तो ये विशेष स्थिति यहाँ पर बच्चों देखो क्या दी हुई है आपको कि विशेष स्थिति में क्या होता है, अपने मानते हैं कि अगर ऐसा हो तो ये वाली इक्वेशन कैसी बनेगी, अगर मान लो ऐसा हो तो कैसा आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने मान रखा है कि इफ, स्पेशल केस में क्या माना, इफ एस इज एन inertial frame and no force is acting on it। इसका मतलब हिंदी में कि S क्या है, S यानी यहां पर मैं लिखूं अगर यदि S जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो, जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो, वह इस पर कोई बल कार्य न करे, इस पर कोई बल कार्य ना करे, कोई बल कार्य ना करे, कि इस पर कोई भी फोर्स ना लग रहा हो, और ये एस जो फ्रेम है आपका, ये एस फ्रेम क्या हो, एक इनर्शियल फ्रेम हो। तो इनर्शियल फ्रेम के लिए आपको एक कंडीशन पता है कि फॉर इनर्शियल फ्रेम,
इनर्शियल यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्र की एक कंडीशन पता है फॉर इनर्शियल फ्रेम कि इनर्शियल फ्रेम में अगर फोर्स जीरो है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। यहाँ पर अपने एक्सेलरेशन के लिए क्या सिंबल यूज कर रहे हैं, एफ सिंबल यूज कर रहे हैं। फोर्स के लिए भी एफ होगा, तो मैं इसको तो बड़ा एफ लिखता हूं ऐसे, और जो एक्सेलरेशन है वो आपका छोटा एफ हो जाएगा। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन भी इसमें जीरो होता है। तो अब देखो इसका मतलब ये है कि इफ यहां पर एक्सेलरेशन एक नहीं तीन है, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड क्या होंगे, जीरो होंगे। इसका मतलब ये हो इफ नहीं कि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। यहाँ पर अपने ये मान लिया कि एस एक इनर्शियल फ्रेम है और इस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो जो एफ है वो जीरो है, तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन तीन है, त्वरण कितने हैं, तीन है, तो तीनों ही क्या होंगे, जीरो होंगे। तो देखो अगर एफ एक्स एफ वाई एफ जेड जीरो हो, यहाँ पर एफ एक्स एफ वाई एफ जेड तीनों के मान जीरो रखें, वैल्यू जीरो रखें, तो ये तीनों भी क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। तो 6 समीकरणें तो उधर होगी थी, ये क्या आ जाएगी, इक्वेशन 7 8 और इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, तो अपने लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 7 8 एंड 9, फ्रॉम इक्वेशन 7 8 एंड 9। अपने इन इक्वेशन से अगर देखें तो जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स है इज इक्वल टू एफ डैश वाई है और इज इक्वल टू एफ डैश जेड है, ये भी क्या होंगे, जीरो होंगे। तो जब एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि एस डैश फ्रेम विल आल्सो एन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, यानी कि जो एस डैश फ्रेम है ये भी क्या होगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। तो यहां से आपसे एक चीज पूछी जा सकती है, क्वेश्चन बन सकता है आपका बड़ा क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है वो देखो आप। यहां पर अपने को रिजल्ट आ गया है कि अगर एस फ्रेम आपका क्या है, एक इनर्शियल फ्रेम है और दूसरा एस डैश फ्रेम है वो उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो जो एस डैश फ्रेम होगा वो भी क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा। समझ आई, अगर वो रुका हुआ है तो तभी। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि यदि दो जड़त्वीय यदि दो निर्देश तंत्र एक दूसरे से थीटा कोण पर हों तो सिद्ध कीजिए कि अगर एक जो फ्रेम है वो जड़त्वीय फ्रेम है तो दूसरा फ्रेम भी जड़त्वीय फ्रेम होगा। इफ टू फ्रेम्स आर एट एन एंगल ऑफ थीटा then prove that if one frame is an inertial frame then prove that another frame will also an inertial frame, यानी एक है तो दूसरा भी होगा। तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी होगी, आपको स्टार्टिंग इसमें बच्चों करनी होगी जो वेलोसिटी से, वेलोसिटी की इक्वेशन लिखोगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन करोगे, एक्सेलरेशन निकालोगे। एक्सेलरेशन में आप क्या करोगे कि अपने मान लेते हैं एस एक इनर्शियल फ्रेम है, एफ फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड जीरो है, तो 7 8 9 से अपने ऐसे करके जीरो कर देंगे और लास्ट में लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव कर दिया हमने कि क्या होगा, अगर एस एक इनर्शियल फ्रेम है तो एस डैश भी क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा। तो एक बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से बनता है। तो मुझे उम्मीद आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज की टॉपिक में अपने इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन उसको बोल देते हैं। वो टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो आज मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसके जो नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, यहाँ पर नीचे मैंने लिखा हुआ है जो आरबीएससी फिजिक्स नोट्स, वैसे का वैसा आपको टेलीग्राम में जाके सर्च मारना है और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको सारे PDF नोट्स जो ये क्लास में बनवाता हूँ मैं, ये सारे आपको बढ़िया व्यवस्थित तरीके से मिलेंगे वहाँ पर। तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।